नमस्कार दोस्तों। आज के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में एआई से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इस आर्टिकल को आप अपने पेपर 3 के साइंस एवं टेक सेक्शन से जोड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि एआई क्रांति और सतत विकास, एआई के जो डेवलपमेंट हो रहा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ भारतीय इकोनॉमी पे या भारतीय पूरे डेवलपमेंट मॉडल पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो राइटर हैं उन्होंने पहले ये बात करते हैं कि जब 20वीं सदी थी तो जब कंप्यूटर क्रांति आई थी तो भारत ने अपनी सर्विस इकोनॉमी, आप जानते हैं कि आईटी सेक्टर पे काफ़ी विशेष बल दिया था और भारत ने आईटी सेक्टर में एक जाइंट बन के, एक बड़ा शक्ति बन के उभर के आया। अब 21वीं सदी का दौर आया है जिसमें एआई के जो है, एआई का चारों तरफ प्रसार हो रहा है। तो ऐसे समय में भारत के साथ क्या चैलेंजेस हैं, भारत कैसे अडॉप्ट कर रहा है, भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो राइटर हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एआई होता क्या है। मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ कि बेसिक एआई होता क्या है। एआई मॉडल बेसिकली क्या होता है कि ये 3 पिलर्स पे पर निर्भर होता है। इसके 3 पिलर होते हैं। सबसे पहले होता है फाउंडेशनल मॉडल, जैसे आप देखते होंगे चैट जीपीटी। तो जो जीपीटी है वो फाउंडेशनल मॉडल है। आप कमेंट में मुझे जीपीटी का फुल फॉर्म बताइएगा, आ सकता है प्रीलिम्स में। साथ ही साथ किसी भी एआई मॉडल को सस्टेन करने के लिए उसके साथ होना चाहिए उच्च गुणवत्ता युक्त डेटा, जो हाई क्वालिटी डेटा है वो होना चाहिए। इसीलिए आप जानते होंगे कि ढेर सारे डेटा सेंटर खुल रहे हैं। डेटा सेंटर में डेटा को स्टोर किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि इसी डेटा के बेस पे ही एआई निर्णय लेता है। तीसरा होता है क्लाउड इंफ्रा, जहाँ पर ये डेटा स्टोर किया जाता है। तो इसलिए इन 3 पिलर्स पर एआई का मॉडल बेस होता है। इस डायग्राम को आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं अगर वो एआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ जो राइटर हैं उनका ये कहना है कि भारत के साथ थोड़ी सी दुविधा वाली एक चीज़ चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट आई वर्क ट्रेंड इंडेक्स 2025, उसमें बोला गया है कि भारत में जो कामकाजी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एआई जो है उसकी एडॉप्शन रेट 73% है। 73% लोग जो हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो एआई को अपना रहे हैं। जबकि जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका या ब्रिटेन, वहाँ पर ये एडॉप्शन रेट काफ़ी कम है, 45% एवं 29%। लेकिन दूसरे साथ ये देखा जाता है कि भारत में जो स्किलिंग है, जो कौशल है एआई को लेकर, वो समस्या है। वहाँ पर जो गैप बना हुआ है कि स्किल नहीं है। एडॉप्शन रेट तो बड़ा आसान है, लेकिन वो स्किल नहीं कि वो एआई को कैसे ऑपरेट करें। तो नेस्कॉम की एक रिपोर्ट है, वो उसका कहना है कि 2030 तक भारत में 80 लाख से 1 करोड़ पेशेवरों को रीस्किल बनाने की आवश्यकता होगी, अदरवाइज जॉब पे बड़ा एक संकट खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही एक टर्म आया संरचनात्मक सीमा, स्किल गैप। स्किल गैप दिखाई देने को मिलता है कि एआई एडॉप्शन की रेट तो है लेकिन स्किल की रेट जो है वो कम है, जिससे ये गैप बन रहा है। और 45% एचआर जो लीडर्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स जो हायरिंग करते हैं, वो ये बताते हैं कि ये जो एक बड़ा समस्या है, लेकिन केवल 45% लोग कह रहे हैं कि हम इस गैप को फिल कर पा रहे हैं। बाकी ये बड़ी समस्या दिखाई दे रही है कि स्किल होना और एडॉप्शन होना, उनके बीच का एक गैप जो राइटर बताना चाह रहे हैं। साथ ही साथ ये देखते हैं कि ह्यूमन स्किल इकोनॉमी, मानवीय कौशल जो अर्थव्यवस्था है, उसका कॉन्सेप्ट राइटर ने यहाँ दिया है। तो राइटर के अनुसार क्या है कि ये एक बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि जैसे एआई आएगा तो रोज़गार बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। लेकिन राइटर का मानना ये है कि नहीं, एक अलग डायमेंशन है सोचने की। उनका ये कहना है कि नहीं, जैसे जैसे एआई आएगा हमारे चीज़ें चेंज होती जाएंगी। कैसे? जैसे एआई का बढ़ोतरी होगी तो हम क्या करेंगे कि जो मानव है वो दिल से जुड़े काम करेंगे। लाइक सपोज कि इम्पैथी, समानुभूति, लीडरशिप, जो नेतृत्वकर्ता वाले गुण हैं, जो दिल से जुड़े काम हैं वो मानव के पास हो जाएंगे। और जो दिमाग से जुड़े काम हैं, जैसे कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल मॉडल बनाना, या आईटी से रिलेटेड काम हुआ है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम हुआ है, इवन मेडिकल में अगर आपको ऑपरेशन करना है या आपको कोई एक जटिल बीमारियों के बारे में आपको शोध करना है, तो ये काम एआई को दिया जा सकता है। लेकिन जो दिल से भावनात्मक लेवल पे काम होंगे, जो चेतना के स्तर पे काम होंगे, वो जो है वो मानव के हिस्से में आ जाएगा। तो इससे एक बैलेंस बना रहेगा और एक मानवीय कौशल अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा, जहाँ पे जो मशीन भी अपना काम करेंगी, जो एआई है वो अपना काम करेगा, और मानव का भी रोल रहेगा, मानव नियंत्रणकारी भूमिका में रहेगा। तो ये दोनों का जो सहयोग होगा उससे हम एक मानवीय कौशल अर्थव्यवस्था, ह्यूमन स्किल इकोनॉमी का निर्माण कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया। जो राइटर हैं उनका ये कहना है कि कैसे भारत के लिए कितना अच्छा है, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि ये जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय, और जो मानवीय गरिमा, जो हमारे प्रेमबल में मूल लिखे हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आधारभूत सिद्धांत हैं, उनमें बड़ा हेल्प कर रहा है। जैसे एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भूमिगत सीवर नेटवर्क जो प्रबंधन है, जो सीवर नेटवर्क लाइन्स होती हैं, सीवेज की जो मैनुअल लाइन्स होती हैं, उनकी पहले मैनुअल सफाई होती थी कि एक आदमी जाता था उसके होल में अंदर जाके और उसी गंदगी में जाके उसको सफाई कर रहा था। लेकिन अब एआई अगर आएगा तो एआई क्या करेगा कि रोबोटिक जो इक्विपमेंट होते हैं, बिना किसी इंसान के जाए बिना वो देख लेगा कि इस जगह पे ये ब्लॉकेज है, फिर वो दूसरा कोई उपकरण जाएगा उस ब्लॉकेज को खोल के आएगा। ये हम देखेंगे अलग अलग चीज़ों में। तो ये कितनी जो मानव गरिमा के लिए कि एक व्यक्ति सीवेज लाइन के अंदर जा रहा था, उसको रोकने में कितना प्रभावी है। दैट मीन्स कि जो सामाजिक न्याय है या मानवीय ह्यूमन डिग्निटी है, उसमें हमें पॉजिटिव रूप से
लाभ दे रहा है या पॉजिटिव रूप से इम्पैक्ट डाल रहा है। तो राइटर का कहना है कि ये जो है सतत विकास लक्ष्य जो हैं SDG, उनसे भी जुड़ जाता है। सफाई कर्मचारियों को एक सम्मानजनक, सुरक्षित एवं जोखिम मुक्त जीवन प्रदान करना है। ऐसे ही मेडिकल फील्ड में आपने सुना होगा कि रसिया कैंसर की वैक्सीन बना रहा है, वहाँ पर AI जो कंप्यूटेशन करेगा हर पेशेंट की अलग अलग। तो AI जो है वो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक की भूमिका में काम आने वाला है। राइटर का और भी कहना है कि लेकिन ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन कुछ जोखिम भी हैं। मैंने कुछ जोखिम को एक्स्ट्रा भी बता दिया है सो दैट अपने आंसर्स में लिख पाएँ। पहला सबसे बड़ा जोखिम है कि रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये क्या होता है, इसको समझते हैं। अभी क्या होता है कि अभी आप किसी भी AI को कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपको जवाब देता है। राइटर का कहना है कि ऐसा भविष्य में हो सकता है कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के AI खुद से अपना एक प्रॉम्प्ट जनरेट करे और उसमें खुद से सुधार करे। जैसे हमने AI को, ChatGPT को कुछ बोला कि आप ये करके दिखाओ, वो एक आपको आंसर देगा, ठीक है, लेकिन आपको लगता है ये चीज़ सही नहीं है तो आप उसमें फिर से एक नया एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो वो फिर से सही करके लेके आ गया। लेकिन अगर AI ने ये काम खुद से सीख लिया, बिना प्रॉम्प्ट दिए खुद से सीख लिया, तो क्या होगा, ये एक इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन की तरीके होगा, बुद्धिमत्ता विस्फोट तरीके हो सकता है। अब इससे क्या होगा, अगर वो खुद से सुधार करने लगा और खुद से अपने आप को प्रॉम्प्ट देने लगा, दैट मीन्स कि ये मानव नियंत्रण से भी कभी ना कभी बाहर हो जाएगा। और जब मानव नियंत्रण से बाहर हो जाएगा तो आपने हॉलीवुड फिल्म की तरीके देखा होगा, तब फिर वो मानवीय अस्तित्व के लिए, सभ्यतागत जो सिविलाइजेशनल अस्तित्व है उसके लिए खतरा बन जाएगा। दूसरा क्या है, श्रम बाजार की अस्थिरता। देखो AI का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इतना तेज़ी से हो रहा है कि जो श्रम बाजार है वो उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो ये जो गैप बन रहा है कि एडॉप्शन, या फिर जो AI जितनी आसानी से काम कर ले रहा है, इंडस्ट्री उसको AI को अडॉप्ट कर ले रही है, लेकिन जो कर्मचारी है वो उतना अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। भारत के साथ समस्या क्या है, भारत के साथ समस्या है कि भारत का एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है श्रम गहन उद्योग, जो लेबर इंटेंसिव फोर्स जो सेक्टर होती है उसमें काम करती है, जैसे कपड़ा का काम, टेक्सटाइल के काम में लगी हुई है। तो टेक्सटाइल वाले काम में लेबर इंटेंसिव, अगर वहाँ पे AI को लाया जाएगा तो बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी आ सकती है। तीसरा खतरा क्या है, हो सकता है लोकतंत्र पे खतरा, डीप फेक या फिर मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ाया जा सकता है। AI को आप कुछ भी प्रॉम्प्ट दीजिए वो हिसाब से बना देगा, और वो मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लोग अपना राजनीतिक मत बनाने लगेंगे, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसके अलावा अन्य खतरे तो आप जानते ही हैं कि जैसे साइबर फ्रॉड हो सकते हैं, या फिर ऑटोनोमस वेपन्स बन सकते हैं। अब अनकंट्रोल्ड ऑटोनोमस वेपन्स हो गए, पता लगे कि वही आपस में लड़ने लगे। एक बिजनेस सेक्टर में भी एक AI का खतरा हो सकता है, जो आर्टिकल में नहीं, मैंने अलग से लिख दिया है, एल्गोरिदम कोल्यूजन। लेट सपोज कि दो AI मिल जाते हैं और अपने आप में एक कार्टेल बना लेते हैं, या दो से ज़्यादा एक AI मिलके एक कार्टेल बना लेते हैं, और उस कार्टेल के हिसाब से ही वो चीज़ों का प्राइस तय करते हैं। लेट सपोज कि 2-3 कंपनियों के AI मिलके आपस में वो खुद से प्राइस तय करते हैं, तो वो कभी कभी क्या होगा कि वो प्राइसेस को इतना हायर कर देंगे, इस कार्टेल बना लेंगे। कार्टेल का मतलब होता है जैसे आप मंडी में जाओ, वहाँ पर व्यापारियों ने अपना कार्टेल बना लिया कि हम आपको गेहूँ 10 रुपये किलो ज़्यादा खरीदेंगे नहीं, जब कोई लेने वाला नहीं होगा तो खरीद बेचारे को बेचना पड़ेगा किसान को। ऐसे ही कार्टेल बनाने का, एल्गोरिथम कोलिजन का खतरा हो जाता है। साथ ही साथ एक और खतरा है कि डेटा का दुरुपयोग, मिसयूज होगा डेटा का मिसयूज क्यों होगा, क्योंकि जैसे आपने AI को कुछ बोला तो उसने तो डेटा एक बार ले लिया, अब वो डेटा उसके पास लगातार है। अब DPDP एक्ट बोलता है कि एक बार अगर डेटा का यूज हो जाए तो उसको डेटा को इरेज कर देना चाहिए, लेकिन AI तो एक बार डेटा ले लिया तो डेटा तो चल रहा है कंटिन्यू, क्योंकि AI का काम ही है लगातार डेटा को अपने आप में समाहित करते रहना और उससे लगातार सीखते रहना। तो बिना अनुमति के हमारे एक बार आपने इमेज उसमें अपलोड करी, आपने कुछ नई इमेज बनवाई, लेकिन वो इमेज का डेटा तो चला गया उसके पास। तो ये एक बड़ा खतरा होने वाला है कि डेटा प्रोटेक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, या फिर निजता के अधिकार का भी उल्लंघन हो सकता है। अब आगे की राह क्या है, आगे की राह ये है कि जिस प्रकार परमाणु ऊर्जा या बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए एक वैश्विक समझौता हुआ है, बायोलॉजिकल वेपन्स पे एक वैश्विक समझौता हुआ, उसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसलिए AI के जो रेगुलेशन है उसके लिए भी एक वैश्विक समझौता होना चाहिए, ग्लोबल अलायंस होना चाहिए। हालांकि भारत में अभी 2026 में एक AI इम्पैक्ट सबमिट हुआ था, AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसका टाइटल था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो AI इम्पैक्ट सम्मेलन तो हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा कोई बॉडी नहीं है जो AI को रेगुलेट कर सके। तो आगे की राह ये है, या सॉल्यूशन ये है कि एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, वैश्विक स्तर पे भी और देश के स्तर पर भी एक होना चाहिए। साथ ही साथ वैश्विक मानदंड बने, वो मानदंड तभी बनेंगे जब एक कोई बॉडी होगी, उसमें मानक होंगे। जैसे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो अगर 5G कम्युनिकेशन है तो उसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनते हैं, तो उसके लिए एक बॉडी है, ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। तो ऐसे AI के क्षेत्र में भी एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी होनी चाहिए जो मानक बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए, डेटा गोपनीयता, पारदर्शिता और एथिक्स, मेन है एथिक्स के मूल्यों को भी ध्यान रखे, ठीक है। अब भारत के लिए क्या राइटर सजेशन देते हैं, भारत के राइटर बोलते हैं कि भारत का भविष्य केवल आर्थिक विकास दर
के आंकड़ों पर नहीं है, बल्कि तकनीक एवं संवेदनशीलता के अनूठे संतुलन पर निर्भर है। तकनीक मतलब एआई और संवेदनशीलता मतलब मानव का जो संवेदनशीलता है, मानव का जो दिल है, उसके संतुलन पर निर्भर है। और मानवीय कौशल अर्थव्यवस्था जो है, इनका ही संगम है। तो अब आप किसी भी आंसर के लिए एक डायग्राम ऐसे बना सकते हैं कि जो विकसित भारत 2047 की जो अप्रोच होनी चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि एक तरफ ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमी का निर्माण हो रहा हो, सतत विकास का भी ध्यान रखा जाए, पर्यावरण के मूल्यों का, साथ ही साथ एआई का उपयोग किया जाए, जिससे आप कम समय में वो काम कर सकें और बहुत इफेक्टिव दक्षता के साथ एफिशिएंट तरीके से कर सकें। तो आज का ये आर्टिकल रहा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पेपर 3 से इसको जोड़ के आपको जो एक क्वेश्चन दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा, आप वहाँ पर उसका आंसर सबमिट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।